वेलकम टू लेट्स क्रैक। जैसा आप सब जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय स्थापत्य कला। और भारतीय स्थापत्य कला में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, गुप्त काल। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने सोचा था कि क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल के मंदिर पढ़ेंगे, तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो गुप्त काल है इसमें जो कला का विकास हुआ या जो स्थापत्य कला का विकास हुआ वो सिर्फ हमें मंदिर के रूप में ही नहीं मिलता है। उसका जो विकास है वो हमें मंदिरों के अलावा स्तंभों के रूप में और मूर्तियों के रूप में भी मिलता है। ठीक है, तो हम गुप्त काल में प्रमुख रूप से मंदिर पढ़ेंगे, स्तंभ पढ़ेंगे, कुछ एक दो गुफाएं हैं उनको पढ़ेंगे और मूर्तियों को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं, या हम कह सकते हैं वो की होती हैं। जो एक दो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं विविध में, वो आपको कवर हो जाते हैं उनमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर बने या किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो जैसा देखिए, फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो गुप्त काल है इसको जो है भारतीय स्थापत्य कला में स्वर्ण काल कहा जाता है, या शास्त्र युग भी इसी को कहा जाता है, और भारत का पेराक्लीस युग भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और इस समय जो है प्रथम विदेशी चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। इसके बाद में अगर बात करें कला एवं स्थापत्य की, जो कि हम लोगों का मेन टॉपिक है, तो जो गुप्तकालीन वास्तुकला के जो प्रमुख उदाहरण हैं वो हमको मंदिर के रूप में मिलते हैं। और जो मंदिर है वो मुख्यतः पाषाण के निर्मित हैं, यानी पत्थर से बने हुए हैं। और जो सिरपुर और भीतरगांव के जो दो मंदिर हैं ये अपवाद हैं, यानी कि ये ईंटों से बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मंदिर हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो गुहा मंदिर हैं, यानी जो पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, और दूसरे हैं संरचनात्मक मंदिर, और दूसरे जो मंदिर है वो है संरचनात्मक, जो पत्थर व ईंटों को जोड़कर बनाए गए। अब बात करते हैं कौन कौन से मंदिर बने। तो पहला मंदिर जो है वो है सांची का मंदिर। ठीक है, यानी गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है उनमें सबसे पहला मंदिर है सांची का मंदिर। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर पड़ता है, यानी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर। और ये जो है ये गुप्त काल का प्रथम बौद्ध मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को गुफा संख्या या मंदिर संख्या 17 भी कहा जाता है। तो मंदिर संख्या 17 किसे कहा जाता है? सांची के मंदिर को। तो ये सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है सांची के मंदिर के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है और इसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। देखिए, मंदिरों के बारे में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है या इस मंदिर का संबंध किस वंश से है। तो ये जो मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर। और यह गुप्त काल का आरंभिक विष्णु मंदिर माना जाता है। देखिए, सांची का मंदिर है प्रथम बौद्ध मंदिर माना जाता है, जबकि जो तिगवा का मंदिर है ये गुप्त काल का आरंभिक विष्णु मंदिर माना जाता है। अब नेक्स्ट मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के पास नचना कुठार नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इसकी स्थिति को ध्यान में रखना है। देखिए, ज़्यादातर जितने मंदिर हैं आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, पन्ना जिले में है, और अजयगढ़ के पास में नचना कुठार नामक स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट मंदिर जो है वो है भुमरा का शिव मंदिर। यह मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है और नागौद रियासत में है, जो कि सतना जिले में पड़ती है। और नागौद रियासत में सतना जिले के पास में एक स्थान है भुमरा, यानी अगर मेन रूप से बात करें तो भुमरा का जो शिव मंदिर है भुमरा नामक स्थान पर ही पड़ता है। और इसका जो निर्माण है वो लाल बलुए पत्थर से हुआ है। लेकिन इसके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो इसकी खोज है वो 1920 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो भुमरा का शिव मंदिर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना जिले में भुमरा नामक स्थान पर। नेक्स्ट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो शिखर के उदाहरण हैं वो हमको गुप्त काल में कहाँ से प्राप्त होते हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। और ये मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो ये मंदिर हैं ये
इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इनकी स्थिति क्या है, इनका वंश कौन सा है। बाकी इनके बारे में हम विस्तृत अगर चर्चा करें तो इनके लिए हम अलग वीडियो भी लाएंगे, मतलब एक पार्टिकुलर मंदिर के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो आपको अगर डीपली जानकारी पढ़नी है तब आप वो वीडियो देखना, वरना जो है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इतनी जानकारी भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा ये संबंध इनका मंदिरों से नहीं आता, यानी भारतीय स्थापत्य कला के मात्र 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऊपर ऊपर से ही आते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, मतलब ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी ललितपुर जिले में बेतवा नदी के पास में ये मंदिर पड़ता है। पहले ये जो है झांसी में पड़ता था, लेकिन अब ये जो है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे ललितपुर जिले में पड़ता है। देखिए स्थिति चेंज होती रहती है, मतलब कभी किसी सीमा में बदलाव कर दिया जाता है, कभी किसी सीमा में बदलाव कर दिया जाता है। तो पहले ये झांसी में पड़ता था, लेकिन अभी ये ललितपुर जिले में पड़ता है। ये जो मंदिर है ये 70 फीट ऊंचे शिखर में पंचायतन योजना पर आधारित है और ये गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है। देखिए आप लोग इस मंदिर की इमेज देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है पंचायतन योजना पर आधारित है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था यूजीसी नेट में कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो पंचायतन योजना पर आधारित है, तो इसका आंसर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट मंदिर है भीतरगांव का इष्टिका मंदिर। देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो भीतरगांव का मंदिर है और सिरपुर का मंदिर है, ये ऐसे 2 मंदिर हैं जो ईंटों से बनाए गए हैं, बाकी गुप्तकालीन मंदिर सभी पत्थर से बनाए गए हैं। तो जो भीतरगांव का इष्टिका मंदिर है ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कौन से ज़िले में पड़ता है, कानपुर ज़िले में भीतरगांव नामक स्थान पर, और यह मंदिर ईंटों का बना है। नेक्स्ट मंदिर है खोह का शिव मंदिर। ये इसके बारे में से आपको ये ध्यान में रखना, ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में है। नेक्स्ट सिरपुर के राम लक्ष्मण व जानकी मंदिर। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिरपुर नामक स्थान पर स्थित है और यह मंदिर भी ईंटों से बना है। तो ये मंदिर आपके समाप्त हो जाते हैं गुप्त काल के। जितने भी मंदिर हैं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। पहला तो है सांची का मंदिर, ये जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर है और रायसेन जिले में स्थित है, और ये प्रथम बौद्ध मंदिर माना जाता है। दूसरा तेवा का विष्णु मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश में है और यह गुप्त काल का आरंभिक विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। और उसके बाद में भुमरा का शिव मंदिर, इसकी खोज देखिए 1920 में राखालदास बनर्जी ने की थी और ये भी मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में सतना जिले में भुमरा नामक स्थान पर है। फिर आता है अपना देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है और आपको यह ध्यान में रखना है कि यह पंचायतन योजना पर आधारित है और यह गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है। फिर अपना आता है भीतरगांव का इष्टिका मंदिर, ये इसके बारे में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में है और ये ईंटों का बना है। नेक्स्ट खोह का शिव मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में, इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है सिरपुर के राम लक्ष्मण व जानकी मंदिर, यह देखिए छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर जिले में पड़ता है सिरपुर नामक स्थान पर, और यह मंदिर भी ईंटों का बना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कुछ स्तूप हैं, कुछ हम लोग सिर्फ मंदिर ही नहीं पढ़ेंगे गुप्त काल में देखिए हर एक चीज़ में विकास हुआ, तो मंदिरों में मूर्तियों के विकास में और स्तूप का निर्माण हुआ, कुछ गुफाएं बनाई गई, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो मंदिरों के बाद में अब हम पढ़ेंगे गुफाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए एक ही गुफा इंपॉर्टेंट है और वो है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर उदयगिरी की पहाड़ी में 10 से 12 गुफाओं का समूह है। यानी उदयगिरी की कितनी गुफाएं, 10 से 12 गुफाएं हैं और ये भी मध्य प्रदेश में विदिशा नामक स्थान पर पड़ती हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो गुप्तकालीन हिंदू जो ये गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यानी जो ये गुफाएं किससे संबंधित हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो गुफाएं हैं उनका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में माना जाता है, ऐसा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ ऐसा माना जाता है। इन गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा अमृत गुफा है और इनको यह नाम अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था।
तो देखिए मेन पॉइंट क्या है कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर स्थित है। किस धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। कितनी गुफाएं हैं, 10 से 12 गुफाएं हैं। निर्माण किसके समय में हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। सर्वश्रेष्ठ गुफा कौन सी है, वो है अमृत गुफा। और इन गुफाओं को ये जो उदयगिरी का नाम है वो किसने दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया। तो ये हो गया उदयगिरी के बारे में। नेक्स्ट स्तूप हैं, कितने, 2 हैं स्तूप। गुप्त काल में 2 स्तूपों का मतलब कुछ बौद्धकालीन धर्म से संबंधित 2 स्तूप बने हैं। गुप्त कालीन स्तूपों में बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्यतः 2 स्तूप मिले हैं। एक तो धामेक स्तूप और दूसरा जरासंध की बैठक। तो जो धामेक स्तूप है ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 128 फीट है। आप लोग इमेज देख सकते हैं। इसका जो निर्माण है वो ईंटों से हुआ और किसने करवाया, कुमारगुप्त ने करवाया। कब करवाया, 5वीं से 6ठी शताब्दी में करवाया था। यह बेलनाकार स्तूप चबूतरे पर ना बनकर धरातल पर बना है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं चबूतरे पर, लेकिन ये जो बेलनाकार आकृति में बना है धामेक स्तूप, ये जो है ज़मीन से बनाया गया। मतलब ज़मीन से चबूतरा नहीं बनाया गया, सीधे ज़मीन से ही निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट है जरासंध की बैठक। ये स्तूप बिहार के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया, मंदिर पढ़ लिए, एक गुफा थी जो है उदयगिरी की गुफा, वो पढ़ ली। 2 स्तूप मिले हैं गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित, धामेक स्तूप और जरासंध की बैठक, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करें अगर स्तंभ की, तो वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो गुप्त काल से जो स्तंभ मतलब जो स्तंभ बनाए गए गुप्त काल में वो पढ़ेंगे। मतलब कौन सा स्तंभ हमें गुप्त काल में मिला। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मूर्तिकला। मूर्तिकला का क्या विकास हुआ या कौन कौन सी मूर्तियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं, या कौन कौन सी मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आई होप आज वीडियो जो है लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी ज़रूरी है। तो गुप्त काल काफ़ी लंबा वंश है जो कि हम लोग 2-3 वीडियो में ही कवर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये जो है वंश समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वंश की ओर मुड़ेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है जो है आपको अच्छे से समझ में ना आए। क्योंकि जो है आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखेंगे और ये वीडियो सीधे उठाकर देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो पिछली वीडियो है वो आपको देख लें। तो प्लेलिस्ट में जाएं, पहले वो वीडियो देखें जो हमने गुप्त काल की बनाई थी, उसके बाद में ये गुप्त काल की दूसरी वीडियो देखें और इसके बाद में आप गुप्त काल की तीसरी वीडियो देखना। तब आपका एकदम जो गुप्त काल है वो एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा आपको और एक भी डाउट आपका शेष नहीं बचेगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।